हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक चेक के बारे में कवर करने वाले हैं कि पेमेंट ऑफ चेक कैसे होती है, कलेक्शन कैसे होते हैं, चेक डिसऑनर किस वे से होता है। तो आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। एंड चेक का कुछ टॉपिक हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में भी कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। एंड आप वहां जाके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। एंड मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं चेक। बट हम चेक का थोड़ा सा ओवरव्यू और इसके टाइप्स को समझ लेते हैं। चेक चेक में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। इसमें जो ड्रॉई है वो हमेशा बैंक होता है, क्योंकि ड्रॉअर अगर अपना चेक बैंक को देता है तो वो जो अमाउंट क्रेडिट होती है वो पे के अकाउंट में होती है। ड्रॉअर जो चेक को इशू करता है, जिसके खुद के साइन होते हैं। ड्रॉई जो आगे पेमेंट करेगा। तो बैंक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक रहेगा, चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक रहेगा, एंड पे जिसको एक्चुअली में पेमेंट रिसीव होएगी। तो इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन विच वन पार्टी ऑर्डर्स द बैंक टू ट्रांसफर द मनी टू द बैंक अकाउंट ऑफ अनदर पार्टी। जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं अकाउंट टू अकाउंट, तो उसको चेक बोला जाता है। जब किसी भी चेक के ऊपर जब किसी भी चेक को टू ट्रांसफर लाइन से क्रॉस कर दिया जाता है उसको क्रॉस्ड चेक बोला जाता है। उस चेक को कभी भी हम एन कैश नहीं करवा सकते, वो हमेशा उस पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट होएगा जिसका नाम चेक के ऊपर मेंशन होएगा। क्रॉस चेक ऑलवेज एक सेफ चेक माना जाता है। अगर वो लॉस भी हो गया फिर भी उस चेक को जिसके भी हाथ में होएगा वो अपने हाथ में पैसे नहीं रख सकता, क्योंकि ये हमेशा अमाउंट उस पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट होएगी। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहिएगा, आपको आज प्रॉपरली चेक का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम आज टाइप्स ऑफ चेक को समझते हैं, कौन कौन सी इसकी टाइप्स है। सबसे पहले इसकी टाइप है बीरर चेक। बीरर चेक कौन सा चेक होता है जिसमें पेई का नेम मेंशन नहीं होता, नो मेंशन ऑफ द पेज नेम। अगर ये एक चेक है, यहाँ पे टू लिखा होता है, यहाँ पे अगर पेई का नेम मेंशन नहीं है तो उसको बीरर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। इसमें सिर्फ ड्रॉअर के साइन प्लस अमाउंट मेंशन होती है, इसमें पेई का नेम मेंशन नहीं होता। अगर ये चोरी हो जाता है तो कोई भी पर्सन क्या है इस पैसे को करवा सकता है इन कैश, क्योंकि इसके ऊपर क्रॉस्ड लाइन भी नहीं है। अगर ये क्रॉस्ड है फिर तो फिर भी ये सेफ है, अगर ये क्रॉस्ड नहीं है तो ये कोई भी अपने अकाउंट में तो कोई भी पर्सन इस चेक तो कोई भी पर्सन क्या है पैसे ले सकता है। सेकंड जो इसकी टाइप है वो है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक पे हमेशा पे का नेम मेंशन होता है। इसमें हमेशा जिसका भी नाम है मिस्टर ए, अगर हमने पैसे देने हैं, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसे देना है, तो उसमें हमेशा उस पर्सन का नाम मेंशन होएगा, उसको ऑर्डर चेक बोला जाता है। थर्ड हमारे पास चेक आ जाता है क्रोज्ड। क्रॉस चेक के ऊपर हमेशा टू ट्रांसफर्स लाइंस होती हैं। क्रॉस चेक अगर हम जर्नल या स्पेशल की बात करें, जर्नल में अगर पे का नेम मेंशन है, अगर स्पेशल उससे क्या डिफरेंट है, स्पेशल में हमेशा अगर किसी भी पर्सन के मोर देन 3 अकाउंट्स हैं तो उस एक अकाउंट का नाम मेंशन होएगा। अगर एसबीआई में उसको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो स्पेशल क्रॉस्ड चेक हमेशा सेफ माना गया है। जो क्रॉस चेक है वो अगर बीरर भी क्रॉस चेक बीरर भी हो सकता है, ऑर्डर चेक भी हो सकता है, अगर दोनों के ऊपर टू ट्रांसवर्स लाइन है। अगर हम इसके अगेंस्ट ओपन चेक की बात करें, ओपन चेक में क्या है, ओपन चेक में कोई भी ट्रांसवर्स लाइंस ड्रॉ नहीं हो सकती। वो बीरर चेक भी हो सकता है, वो ऑर्डर चेक भी हो सकता है। अगर कोई भी बीरर चेक और ऑर्डर चेक के ऊपर कोई भी दो ट्रांसवर्स लाइंस नहीं है तो हम उसको ओपन चेक भी बोल सकते हैं। ओपन चेक को हम अनक्रॉस्ड चेक भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई लाइंस नहीं है। तो ओपन चेक के 2 नाम है, ओपन चेक प्लस अनक्रॉस चेक। अगर कोई भी आपसे पूछता है अनक्रॉस चेक को ओपन चेक बोल सकते हैं, देन यस हम बोल सकते हैं। और वो बीरर चेक भी हो सकता है, ऑर्डर चेक भी हो सकता है, अगर उसके ऊपर 2 ट्रांसफर लाइंस है। सेम इन द केस ऑफ क्रॉस्ड चेक, उसमें अगर 2 लाइंस ड्रॉ है बीरर और ऑर्डर चेक में, दो उसको हम क्रॉस चेक भी हो सकता है, अगर नहीं है देन वो ओपन चेक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चेक का रहता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट से हमें ऑलरेडी क्लियर है, जो कि फ्यूचर की कोई डेट होती है। पोस्ट को आप फ्यूचर डेट, अगर किसी भी चेक के ऊपर फ्यूचर की डेट मेंशन है तो उसको हम पोस्ट डेटेड चेक बोलेंगे। अगर
इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर कोई पर्सन है जिससे हमने पैसे लेने हैं, उससे हमने 1 लाख रुपए लेना है, आज की अगर डेट 1 नवंबर है और उसने फ्यूचर की डेट डाल दी 1 दिसंबर, तो इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला जाएगा, क्योंकि उसने फ्यूचर की डेट उस चेक के ऊपर मेंशन की है। तो ये वैलिड चेक होते हैं, ये सेफ माने जाते हैं। हम विद इन द 3 मंथ्स कभी भी इस चेक को बैंक में लगा सकते हैं। अगर 1 दिसंबर को बोला है तो हम 1 दिसंबर में अपनी पेमेंट ले सकते हैं। बट वैलिडिटी किसी भी चेक की क्या है, 90 डेज, मीन्स 3 मंथ्स तक हर चेक वैलिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेल चेक। स्टेल चेक, जब कोई भी चेक आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड हम बैंक में जाके शो करेंगे, वो डिसऑनर्ड हो जाता है, वो वैलिड चेक नहीं माना जाता। अगर कोई भी कस्टमर बैंक के पास, उसको चेक मिला था 1 दिसंबर को और वो जा रहा है 1 अगस्त को, आफ्टर द 6 मंथ्स जा रहा है कि हाँ अब ये लो मेरे को आप पेमेंट कर दो, वो चेक एक्सपायर हो गया है, उस चेक का अब कोई मतलब नहीं है, बैंक उसको आपको पेमेंट नहीं करेगा। हर चेक की वैलिडिटी सिर्फ 90 डेज है। 90 डेज के अंदर हमें उस चेक को इनकैश कराना होता है या अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराना होता है, अदरवाइज वो चेक वैलिड नहीं है। अगर हम आफ्टर 6 मंथ्स बैंक के पास जाते हैं कि हमें ये चेक की पेमेंट कर दो। नेक्स्ट चेक इज सेल्फ चेक। अगर किसी भी चेक के ऊपर टू वाले प्लेस पे सेल्फ वर्ड मेंशन है, मींस वो पर्सन अपने नाम के ऊपर चेक उसने इशू किया है, वो अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाना चाहता है। अगर तो क्रॉस किया हुआ है तो उसके अमाउंट दूसरे किसी भी अकाउंट में अगर वो क्रेडिट कराना चाहता है, क्रेडिट हो जाएगा। अगर उसने नहीं कोई भी टू ट्रांसफर्स लाइन ड्रॉ की, देन वो इनकैश करा सकता है। जो खुद के पर्पस के लिए उसने कैश का चेक बनाया है, जो उसने खुद के पर्पस के लिए कोई भी चेक इशू किया है और चेक के ऊपर सेल्फ मेंशन किया है, उसको सेल्फ चेक बोला जाता है। एक और टाइप का चेक होता है ट्रेवलर्स चेक। जो फॉरनर्स होते हैं, वो कभी भी वेकेशंस पे अगर इंडिया आए हैं, अगर सपोज करो कोई भी फॉरनर है, वो इंडिया में वो हार्ड कैश कैरी नहीं करते, वो ट्रेवलर्स चेक बुक कैरी करते हैं। उसमें क्या है, वो वहां अपने बैंक से ले आते हैं एक ट्रेवलर्स चेकबुक, वो यहाँ पे आके किसी भी बैंक से क्या है कैश ले सकते हैं। अगर वो इंडिया आके कोई भी अमाउंट अगर यूज करना चाहते हैं, वो चेक के थ्रू अमाउंट को क्या है निकलवा सकते हैं। ये मोस्टली फॉरनर्स यूज करते हैं, उसको ट्रेवलर्स चेक बोला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेवल के टाइम पे यूज की जाती है। नेक्स्ट इज बैंक चेक। अगर कोई भी चेक को बैंक इशू करता है, उसको बैंकर्स चेक बोला जाता है, मीन्स बैंक इशू कर रहा है। सपोज करो कोई भी पर्सन है, उसने स्कूल की फीस सबमिट करनी है, वो बैंक को जाके बोलता है मुझे डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दो। बैंक अगर उसको डीडी बना के दे रहा है, अगर उसने 40,000 की फीस भरनी है, अगर उस 40,000 का डीडी बना के दे रहा है, वो बैंक बना के कस्टमर को दे रहा है डिमांड ड्राफ्ट, उसको बैंकर्स चेक बोला जाता है। अगर हमने किसी की लोन की पेमेंट भी करनी है और हम बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं, उसको भी हम बैंकर्स चेक बोलेंगे। अगर किसी भी टाइप का बैंक चेक हमें बना के दे रहा है, हमने अभी डीडी की जो एग्जांपल डिस्कस की है, वो बैंकर्स चेक ही बोला जाएगा। अगर कोई भी चेक हमें बैंक कस्टमर को बना के दे रहा है, उसको बैंकर्स चेक बोला गया है। जो बाकी लास्ट की हमने सारी टाइप्स डिस्कस की है, वो कस्टमर चेक बैंक को दे रहा है। सिर्फ एक बैंकर्स चेक है जिसमें बैंक कस्टमर को चेक बना के दे रहा है कि उसने फर्दर कोई भी पेमेंट करनी है, अगर स्कूल की फीस भरनी है, कॉलेज की फीस भरनी है, कोई लोन की रीपेमेंट करनी है, उस केस में वो बैंकर्स चेक में आएंगे। नेक्स्ट हम इसकी बात कर रहे हैं डेट्स इन चेक। अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स मेंशन है, तो उसकी पेमेंट किस हिसाब से होती है बैंक के अकॉर्डिंग, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले। अनडेटेड चेक, कोई भी चेक के ऊपर अगर डेट मेंशन नहीं है, वो इनवैलिड डेट है, क्योंकि जिसने भी चेक के ऊपर साइन किया है, मींस ड्रॉअर, पता नहीं उसने अकाउंट में पैसे, पता नहीं उसके अकाउंट में पैसे है या नहीं, या कब उसके अकाउंट में पेमेंट आएगी, ये बैंक को नहीं पता। बैंक के लिए वो चेक तभी वैलिड है अगर उसके ऊपर डेट मेंशन है। बैंक उस चेक को रिटर्न कर देगा अगर वो चेक के ऊपर डेट नहीं है, क्योंकि हर ड्रॉअर अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जब वो पेमेंट ड्रॉई को कर सकता है, तभी उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर डेट डालता है। तो किसी भी चेक के ऊपर डेट मेंशन नहीं है, अनडेटेड चेक बैंक की तरफ से रिटर्न हो जाते हैं, उसकी पेमेंट नहीं की जाती। सेकेंड पॉइंट इज चेक्स बीरिंग डेट ऑन हॉलीडे कैन बी पेड। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है, 26 जन रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, अगर इन डेट्स में अगर कोई भी चेक
है लगाया हुआ है पहले तो वो पेमेंट हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि जिस दिन भी हमें हॉलीडे आती है उसकी पेमेंट रुक जाती है, उसका क्लियरिंग का प्रोसेस एक दिन पहले ही खत्म हो जाता है। तो जिस भी दिन की पेमेंट होती है वो उस दिन आ जाती है। जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी है, अगर उनको फर्स्ट को मिलती है और फर्स्ट को संडे आ जाता है, तो एम्प्लॉयर पहले ही सारे चेक्स को बैंक में सबमिट करके क्लियरिंग में लग जाता है। तो जिस दिन को पेमेंट होनी होती है उस दिन को पेमेंट हो जाती है। अगर एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर 1 नवंबर की डेट मेंशन की होगी और उस दिन संडे होगा, तो उसने 31 अक्टूबर को सारे चेक्स उसके क्लियरिंग लग जाएंगे। देन सारे एम्प्लॉयज को 1 नवंबर को पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी डेट 1 नवंबर की मेंशनड है। तो अनडेटेड चेक हमेशा इनवैलिड है, इसलिए चेक के ऊपर हमेशा डेट होगी, वो वैलिड चेक माना जाएगा। थर्ड पॉइंट इज चेक बेयरिंग इम्पॉसिबल डेट। कोई ऐसा चेक है जिसके ऊपर जो डेट मेंशन है वो इम्पॉसिबल है। सपोज करो कि 29 फेब मेंशन है, अगर वो लीप ईयर नहीं है, सिर्फ 28 फेब है, देन उस चेक की पेमेंट 28 फेब को हो जाएगी। कोई भी इम्पॉसिबल डेट, जो डेट एग्जिस्ट नहीं करती, हमने वो मेंशन कर दी, उससे एक दिन पहले उस पेमेंट को क्लियर बैंक की तरफ से कर दिया जाएगा। तो कोई भी इम्पॉसिबल डेट अगर गलती से भी किसी ने मेंशन कर दी है तो वो पेमेंट क्लियर हो जाएगी, वो इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। एंटीडेटेड चेक। एंटीडेटेड चेक कौन से चेक होते हैं? जिसमें हम प्रायर मींस पास्ट की कोई डेट मेंशन करते हैं। अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझे, अगर ए ने बी को पेमेंट करनी है, बी ने गुड्स दी थी ए को, उसने पेमेंट करनी थी, ए ने गुड्स ली थी 1 नवंबर 2024 को, गुड्स ले ली, उसने उसको चेक दे दिया, ए ने उसको चेक बोला कि मुझसे तू 1 अक्टूबर 2024 का ले ले। गुड्स तो उसने 1 नवंबर को ली थी, बट जो चेक बना के दिया है 1 अक्टूबर 2024। मैंने क्या बोला था लास्ट पॉइंट, कि 90 डेज की हर चेक की वैलिडिटी होती है। एंटीडेटेड चेक तो इशू किए जाते हैं वैलिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। अगर जब भी वो आफ्टर जब भी अपने बैंक में जाके रिप्रेजेंट करेगा, उसके पास 2 मंथ्स का टाइम होएगा, वो जब चाहे चेक को लगा सकता है। क्योंकि एंटीडेटेड मीन्स प्रायर डेट ए ने मेंशन की है। जब किसी भी चेक पे प्रायर डेट मेंशन होती है उसको एंटीडेटेड चेक बोला जाता है। उसने उसकी वैलिडिटी रिड्यूस कर दी, 1 महीना में 30 डेज रिड्यूस कर दी। अगर तो वो चेक काट के 1 नवंबर को ही दे देता, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब 1 फेब तक बी के पास टाइम था कि वो जब चाहे चेक को लगा सकता है। बट ए ने वैलिडिटी रिड्यूस कर दी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर रिड्यूस कर दी, तो अब उसके पास टाइम है कि वो 1 महीना कम कर दिया, तो वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर क्या है पेमेंट को अपनी क्रेडिट करवा सकता है। तो पोस्ट में हमने पोस्ट डेटेड और एंटीडेटेड चेक में अगर हम डिफरेंस की बात करें, पोस्ट डेटेड चेक में हमेशा फ्यूचर की डेट मेंशन होती है कि फ्यूचर में जाके आपको पैसे मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग डेट मेंशन की जाती है। एंटीडेटेड चेक में हमेशा प्रायर डेट मेंशन की जाती है वैलिडिटी को कम करने के लिए, और पोस्ट डेटेड में वैलिडिटी ज्यादा लेने के लिए कि अभी उस कस्टमर के पास पैसे नहीं है, वो फ्यूचर में उसको किसी थर्ड पर्सन से पैसे आने हैं, तभी वो फ्यूचर की डेट मेंशन करता है। जब उसको पेमेंट का पता होगा कि मुझे इस टाइम पे आ जाएगी, तो वो अपने सेलर को देने के लिए उसके अकॉर्डिंग डेट मेंशन करता है। तो पोस्ट डेटेड और एंटीडेटेड चेक में ये मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट इज स्टेल चेक। स्टेल चेक मैंने आपको ऑलरेडी टाइप्स ऑफ चेक में बता दिया है कि जो चेक आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड हम बैंक में जाके शो करते हैं उसकी हमें पेमेंट नहीं होगी। लास्ट पॉइंट इज पोस्ट डेटेड चेक। जो चेक फ्यूचर की डेट में मेंशन होते हैं उसको पोस्ट डेटेड चेक बोला गया है। तो ये जो जो डेट्स चेक के ऊपर मेंशन होती हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर रोज की आपको सेशन की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कलेक्शन ऑफ चेक। चेक्स की कलेक्शन कैसे होती है? अगर बैंक किसी भी चेक को कलेक्ट कर रहा है कस्टमर के बिहाफ पे, तो बैंक की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द कस्टमर। क्योंकि अगर बैंक कलेक्ट कर रहा है कि मैं आपके चेक्स को कलेक्ट कर रहा हूं, तो
बैंक को क्या है, इन द गुड फेथ क्या है, वो चेक्स को कलेक्ट करना होता है और आगे पेमेंट करनी होती है। ए बैंक विल कलेक्ट प्रोटेक्शन ओनली व्हेन ही एक्ट्स इन ए गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। मींस वो कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहा, वो गुड फेथ में क्या है, चेक्स को कलेक्ट कर रहा है और उसकी पेमेंट कर रहा है। अ होल्डर फॉर वैल्यू एंड एजेंट फॉर कलेक्शन। बैंकर में बैंकर या तो होल्डर फॉर वैल्यू की तरह काम करेगा या एजेंट फॉर कलेक्शन, वो किस हिसाब से काम करेगा उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। राइट्स ऑफ ए बैंकर एज ए होल्डर फॉर वैल्यू। होल्डर फॉर वैल्यू मीन्स अगर कोई भी कस्टमर है, सपोज करो ए कस्टमर है, वो HDFC में करंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है, वो 10-20 साल से उस बैंक के साथ अच्छा उसका रिलेशनशिप है, वो गुड अमाउंट मेंटेन कर रहा है, कासा डिपॉजिट मीन्स करंट अकाउंट भी उसके पास चल रहा है, सेविंग अकाउंट भी उसी बैंक में चल रहा है HDFC में, अच्छा मेंटेन कर रहा है, प्रीमियम कस्टमर HDFC बैंक का। तो बैंक एक प्रोविजन बना देता है कि अभी तक जो चेक उसने नहीं बैंक को दिया है वो उसकी पेमेंट अगर उस कस्टमर को चाहिए तो वो पहले कर देता। ये सब कस्टमर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो डिफॉल्टर बन जाते हैं, नहीं पेमेंट करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल होता है या सिर्फ एक दो या तीन चार कस्टमर्स पे एप्लीकेबल होगा, जो प्रीमियम कस्टमर्स होंगे जिसका पता है बैंक को कि उनसे उनको पेमेंट रिकवर हो जाएगी, उनको इशू नहीं आएगा। तो बैंक सिर्फ उनको ही प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि एक्चुअल में चेक को रिलाइज्ड होने से पहले अगर उस पेमेंट की जरूरत है उस कस्टमर को, उसके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देता है। पर जो चेक है वो आफ्टर द अमाउंट, जो चेक है वो हमें बाद में मिलेगा बट पेमेंट उसके अकाउंट में पहले हो जाएगी। मींस उसको प्रीपेड पेमेंट मिल जाएगी बट चेक आफ्टर, मींस चेक अभी आना है फ्यूचर में बट पेमेंट क्या है, पहले हो चुकी है। तो जो राइट्स है बैंकर के एज ए होल्डर फॉर वैल्यू, फर्स्ट राइट है चेक एक्सेप्टेड फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड। उसने पेमेंट कर दी किसी भी ए कस्टमर को, अभी हमने बात की थी कि HDFC का प्रीमियम कस्टमर है, HDFC ने उसको पेमेंट कर दी। इन केस वो चेक डिसऑनर्ड हो चुका है, वो तो HDFC पेमेंट कर चुका, उसको पता है ये मेरा अच्छा कस्टमर है, ये मुझे पेमेंट कर देगा। इन केस वो चेक डिसऑनर हो जाता है किसी भी रीजन करके, तो बैंक क्या है, रिकवर कर सकता है जितने भी, अगर उसने एंड्रोसर्स जितने भी होंगे उस चेक के जितने भी होल्डर होंगे उससे क्या है वो पेमेंट रिकवर कर सकता है इन केस वो चेक डिसऑनर्ड हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, होल्डर ऑफ वैल्यू में पहले ही पेमेंट कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है, उसके बाद चेक बैंक के पास जाता है, उसके बाद चेक बैंक के पास जाता है। सेकेंड पॉइंट, इफ कस्टमर हैज नो टाइटल, हैज डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द चेक, अगर जो चेक है वो स्टोलन चेक कस्टमर ने प्रेजेंट कर दिया बैंक के पास, देन बैंक के पास राइट है कि वो अपनी अमाउंट क्या है रिकवर कर सकता है। चेक हमेशा गुड फेथ में देना है, तभी बैंक उसको पेमेंट को रियलाइज कर सकता है। जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज कस्टमर की होंगी, अगर गुड टाइटल में देगा चेक कस्टमर बैंक को, देन बैंक भी क्या है उस चेक को गुड टाइटल में माना जाएगा, विदाउट नेग्लिजेंस माना जाएगा। अगर कोई भी डिफेक्टिव टाइटल में चेक प्रेजेंट किया जाता है बैंक में तो उसके के लिए अगर कस्टमर को पहले पेमेंट बैंक कर चुका है उस केस में कस्टमर लाइबल है क्योंकि उसने गलत चेक, चोरी का चेक बैंक में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, द बैंक हैज पार्टेड हिज मनी और कमिटेड टू पार्ट विद मनी अगेंस्ट द चेक डिपॉजिटेड फॉर, ही कैन रिसीव द अमाउंट ऑफ द चेक इन हिज ओन नेम एंड रिटेन द अमाउंट फॉर हिमसेल्फ। अगर वो पहले पेमेंट कर चुका है देन उसके बाद वो पेमेंट खुद रख लेता है क्योंकि उसने एडवांस में कस्टमर को, अपने प्रीमियम कस्टमर को पेमेंट दी थी, वो खुद रख लेगा इन केस वो पहले पेमेंट कर चुका है। Next or last point, the banker's right is only against only those endorse the check subsequent to forgery. If only endorser after forgery, the banker should bear the loss if the customer, in case बैंक ने पेमेंट कर दी कि ये तो मेरा प्रीमियम कस्टमर है, कर दी 1 लाख की पेमेंट कर दी, बाद में पता लगता है कि वो फ्रॉड निकल गया, कस्टमर फ्रॉड निकल गया, उस केस में क्या है बैंक वो लॉस बियर करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने एडवांस में पेमेंट की थी, उसके पास अभी चेक नहीं आया था,
उसके पास चेक नहीं आया था, इसी करके उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। इन केस होल्डर फॉर वैल्यू वाला कंसेप्ट आता है कलेक्शन में, अगर कोई भी बैंक एज ए कलेक्टिंग बैंकर होल्डर फॉर वैल्यू में काम करता है कि कोई भी चेक वो कलेक्ट कर रहा है कस्टमर से और एडवांस में पेमेंट कर चुका है, पहले तो वो सिर्फ उसी को पेमेंट करता है जो उसके प्रीमियम कस्टमर होते हैं। इन केस 1% चांस है कि वो कस्टमर फ्रॉड निकल गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में क्या है, बैंक लॉस बियर करेगा। इसमें किसी और की गलती नहीं है, एडवांस पे करने वाला बैंक है। अगर नहीं कस्टमर मीट द ऑब्लिगेशन मींस नहीं अपनी ऑब्लिगेशंस को मेट कर पाया, नहीं चेक रिप्रेजेंट कर पाया, उसके पास पैसे ही नहीं है, उस केस में क्या है, बैंक लॉस बियर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला था कि अगर वो एज ए एजेंट काम कर रहा है, बैंक एज ए एजेंट, लास्ट में होल्डर फॉर वैल्यू में काम कर रहा था, अगर एज ए एजेंट काम कर रहा है तो उसमें क्रेडिटर और डेटर का उसका रिलेशनशिप इमर्ज हो जाता है, वो बैंक से कलेक्ट करेगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझे, ए ड्रॉरर है जिसका HDFC में है, बी ड्रॉई है जिसका ICICI में है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट बैंक में अकाउंट है। इसमें बैंक एज ए एजेंट कैसे काम कर रहा है, अगर कोई भी पर्सन डिफरेंट बैंक का जाके अकाउंट बैंक में सबमिट करता है तो बैंक एज ए एजेंट दूसरे बैंक को भेजता है कि इस मेरे कस्टमर का पैसा वापस करो, मीन्स मेरे कस्टमर के अकाउंट में इतना क्रेडिट करो, आपके पर्सन जिससे उसने गुड्स जिसको दी है उसका आपके अकाउंट में बैंक है, मीन्स ए का HDFC में अकाउंट है और ए ने बी को चेक दे दिया, बी ने अपने ICICI बैंक में अकाउंट को डिपॉजिट करा, बी ने अपने ICICI बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया। उसके बाद ICICI एज ए एजेंट ऑफ बी मीन्स ICICI एजेंट बन जाता है बी का कि HDFC को क्या है बोलता है कि ए के अकाउंट से डेबिट करके अब मेरे पास बी के अकाउंट में भेजो, तो एज ए एजेंट मीन्स एज ए एजेंट HDFC से बी के अकाउंट में क्रेडिट होएगी, तो बैंक उससे पेमेंट कलेक्ट कर लेता है। ए बैंकर क्रेडिट्स द अकाउंट ऑफ द कस्टमर ओनली आफ्टर द चेक इज सेंट फॉर कलेक्शन एंड रियलाइज ही एक्ट एज द एजेंट ऑफ द कस्टमर। इसमें कोई भी प्री पेड पेमेंट नहीं होती, वो सिर्फ अगर किसी दो बैंक्स में डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के बीच में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के बीच में डीलिंग हुई है, सेलर का अकाउंट किसी और में है एंड जो कस्टमर है उसका किसी और में है, उस केस में ये एजेंट की तरह काम करता है कि वो दूसरे बैंक को बोलता है कि आप मेरे कस्टमर का पैसा क्रेडिट कर दो। द राइट्स और द टाइटल ऑफ चेक विल बी द सेम दैट ऑफ द कस्टमर। इसमें राइट्स क्या है, सेम रहता है, इसमें कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं होती। होल्डर फॉर वैल्यू में एडवांस पेमेंट होती है, एजेंट में कोई एडवांस पेमेंट नहीं होती। इसमें सिर्फ ड्रॉई के पास क्या है कि अगर डिफरेंट अकाउंट का चेक है तो वो उसको क्या है ICICI बैंक एजेंट की तरह काम करके उसके पैसे क्या है क्रेडिट करवाने। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कलेक्टिंग बैंकर। एक कलेक्टिंग बैंकर की कौन कौन सी ड्यूटीज हैं जब वो कलेक्ट करता है, ड्यू केयर एंड ड्यू केयर के साथ मीन्स प्रॉपरली उसने केयर करनी है जब भी वो कलेक्शन ऑफ बैंक चेक कर मीन्स प्रॉपरली उसने केयर के साथ क्या है चेक्स को कलेक्ट करना है और पेमेंट करनी है। कभी भी अगर कोई भी उसको चांसेस लगता है कि फ्रॉड होएगा, उस केस में क्या है वो एक्शन ले सकता है अपनी अमाउंट को रिकवर करने के लिए, बट उसको प्रॉपरली साइन चेक कर लेनी चाहिए। अगर कोई भी फ्यूचर में वो पेमेंट कर रहा है उसको प्रॉपरली केयर के साथ सारे चेक्स को कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बैंक के पास रूटीन में बहुत सारे चेक्स होते हैं, तो बैंक को जब भी क्लियर करना है चेक को प्रॉपर केयर के साथ करना चाहिए, अदरवाइज बैंक लॉस भी बियर कर सकता है अगर वो कस्टमर नहीं मीट कर पाता ऑब्लिगेशंस को। तो बैंक को प्रॉपर केयर के साथ अगर वो करेगा उसके लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। सर्विंग नोटिस ऑफ डिसऑनर, इन केस कोई भी चेक है वो डिसऑनर हो जाता है, उसमें इनसफिशिएंट बैलेंस है, साइन सही नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है डिसऑनर का, उस केस में क्या है वो नोटिस भेजेगा अपने कस्टमर को कि आपका चेक डिसऑनर हो चुका है, क्योंकि या तो आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है या आपने साइन सही नहीं किए हैं। अगर वो नहीं नोटिस सर्व करा डिसऑनर के
तो जो लॉस है वो बैंक को बियर करना पड़ेगा, तो उसको नोटिस सर्व करना कस्टमर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बैंक को लॉस बियर करना पड़ेगा। तो वो रीजनेबली नोटिस 1-2 बार कस्टमर को भेजता है, नहीं तो वो खुद भी चला जाता है कि ठीक है आपने का चेक डिसऑनर हो चुका है, मुझे एक और चेक काट के। थर्ड इज पॉइंट एजेंट फॉर कलेक्शन। मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि बैंक क्या है, जब कलेक्ट करता है वो एज ए एजेंट भी काम करता है कि आप मुझे चेक दे दो और मैं आपका क्रेडिट कर दूंगा। अगर दो डिफरेंट पर्सन्स का मेन में बिजनेस डीलिंग हुई और डिफरेंट बैंक अकाउंट है, तो उस केस में बैंक एज ए एजेंट काम करता है। रेमिटेंस ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द कस्टमर। जब भी किसी भी कस्टमर की अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है चेक मिलने के बाद बैंक को, उसमें कस्टमर बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है अगर वो डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहता है कि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट बना दो, वो जैसे बोलेगा बैंक उसी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करेगा। इन केस कस्टमर चाहता है कि डिमांड ड्राफ्ट बना दो तो बैंक को बना के ही देना पड़ेगा, तो जो चाहेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करवा सकता है। कलेक्शन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज में डीलिंग हुई है, फर्दर नेगोशिएट होना है, वो भी बैंक काम कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कलेक्ट कर सकता है। बट ये उसी केस में एप्लीकेबल होगा जब बैंक चाहेगा। अगर कोई भी न्यू कस्टमर आता है कि हाँ मेरा कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट कर लो, उसके लिए कोई ये नहीं है कि बैंक करेगा ही करेगा, क्योंकि न्यू कस्टमर बैंक को नहीं पता वो आगे पेमेंट करेगा कि नहीं। बैंक सबसे पहले सारी उसकी ऑथेंटिसिटी मीन सब कुछ चेक करेगा, उसके बाद देखेगा कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कलेक्शन करना भी चाहता है कि नहीं। ये सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिंग बैंकर की है कि उसको प्रॉपरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के कलेक्शन करनी है चेक को, ताकि फ्रॉड के चांसेस कम हो, कोई भी ऐसा लॉस ना तो कस्टमर को बियर करना पड़े ना ही बैंक को बियर करना पड़े। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ चेक। चेक्स की पेमेंट कैसे होती है। सेक्शन 31 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 88 द ड्रॉई ऑफ ए चेक। ड्रॉई कौन होता है, जिसके अकाउंट में पेमेंट होती है। कब होएगी, ऐसे तो है नहीं बैंक बोल दे कि हाँ ठीक है ड्रॉअर के अकाउंट में पैसे नहीं है मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, नहीं। तभी पेमेंट करेगा बैंक भी जब ड्रॉअर के अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स होएगा जिसने पेमेंट करनी है। तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए जब भी कोई चेक ड्रॉई जाके बोलता है बैंक को कि ये लो आप मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो, पर ड्रॉअर के अकाउंट में क्या है प्रॉपर पेमेंट होनी चाहिए, तभी बैंक पेमेंट करेगा, अदरवाइज पेमेंट नहीं करेगा। प्रॉपरली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ चेक। ये जेन्युइन चेक होना चाहिए, प्रॉपरली एप्लीकेबल होना चाहिए, ड्रॉअर को पता होना चाहिए, तभी वो पेमेंट कर पाएगा, अदरवाइज बैंक पेमेंट नहीं कर पाएगा। मस्ट पे द चेक व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड। जब उस पर कोई डेट मेंशन होगी तभी वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। इन केस ऑफ डिफॉल्ट कंपनसेट द ड्रॉअर। अगर कोई भी उसको ऐसा कोई चेक आ जाता है, सपोज करो ए ने बी को चेक दे दिया, ए ने बी को चेक दे दिया, बी ने वो टेबल पे छोड़ दिया, जिसने भी चेक उठाया था उसने बी का नेम मेंशन कर दिया, उस केस में क्या है बैंक कंपनसेट करेगा, क्योंकि उसने ऐसे चेक की पेमेंट कर दी जिसको वो नहीं करना चाहता था, उसने प्रॉपरली चेक नहीं किया, उस केस में कंपनसेट उसको ड्रॉअर को करना पड़ेगा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स में कैसे पेमेंट होती है, इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेन्योर। जो भी पीरियड मेंशन होएगा उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होएगी। इन गुड फेथ, गुड फेथ में चेक होना चाहिए तभी पेमेंट होएगी। जो पोजेशन है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वो होना चाहिए, उस केस में इंस्ट्रूमेंट ये नहीं है कि पोजेशन नहीं है पेमेंट कर दो, नहीं, पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होना मीन्स उस पर्सन के पास होना बहुत जरूरी है, तभी पेमेंट होएगी। पेमेंट मस्ट बी मेड अंडर circumstances which do not afford a reasonable ground to believing that he is not entitled to receive payment amount mentioned on। उस केसेस में क्या है नहीं पेमेंट हो सकती जब लगेगा कि ये जो टाइटल है या जिसके पास चेक है वो ठीक नहीं है, उस केस में क्या है पेमेंट नहीं होगी। सेक्शन 10 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेंशन किया गया। नेक्स्ट, बैंक कब नहीं पे करता है। बहुत सारे रीजंस है कि बैंक नहीं पे कर पाता है। फर्स्ट रीजन, डेथ ऑफ द ड्रॉअर। जिसने चेक इशू किया था उसने फ्यूचर की डेट मेंशन की थी, पोस्ट डेटेड चेक मींस फ्यूचर की डेट मेंशन की थी पर उसकी डेथ हो गई, उस केस में पेमेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। बैंक पहले उसके लीगल हायर से पूछेगा देन कुछ हो सकता है, अदरवाइज उस केस में पेमेंट नहीं हो सकती। ड्रॉई को उसको वेट करना पड़ेगा या
वो ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगी। कंपनी लिक्विडेशन, कंपनी खत्म हो चुकी है, उसका बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, उस केस में ड्रॉई को या कस्टमर को पेमेंट नहीं हो सकती। उस केस में ड्रॉई को पेमेंट नहीं हो सकती। इंसॉल्वेंट ड्रॉअर्स, दिवालिया निकल गया, उसके पास अब कुछ नहीं है, कहाँ से वो पेमेंट करेगा? उस केस में बैंक नहीं पे कर रहा, उसने बैंक अकाउंट चेक किया जीरो है या नेगेटिव में चल रहा है, तो बैंक उस केस में कभी भी ड्रॉई को पे नहीं करेगा। काउंटर मेंडिंग, जो ड्रॉअर है उसने स्टॉप द पेमेंट मेंशन किया हुआ है अपने अकाउंट में कि अगर उसके पास कोई चेक आता है वो आप बैंक नहीं पे करेगा, कि उसने काउंटर मेंडिंग लगाई हुई है कि अगर कोई चेक प्रेजेंट कर रहा है स्टॉप कर दो, नहीं पे करनी है। अगर किसी भी ड्रॉअर की तरफ से काउंटर मेंडिंग अपने बैंक अकाउंट के ऊपर लगाया हुआ है, बैंक अकाउंट में पैसा होते हुए भी ड्रॉई को पे नहीं कर सकता ड्रॉअर की परमिशन के बिना। अदर्स, कोई भी चेक ऐसा प्रेजेंट हो गया जिसके ऊपर गलत सिग्नेचर है, उस केस में बैंक नहीं पे करेगा। कोई भी आप चेक प्रेजेंट कर दो, बैंक चेक तो वेरीफाई करेगा ना, उसके ऊपर साइन मेंशन करे जो किसने, बैंक उस चेक के ऊपर जो भी साइन, ड्रॉअर के साइन चेक करेगा कि मैच हो रहे हैं या नहीं। ऐसे तो नहीं कि बैंक कोई भी कस्टमर चला जाए कि ठीक है ये लो चेक मुझे पेमेंट कर दो, नहीं। बैंक कभी भी जब भी चेक उसके पास कोई भी पर्सन लेके आता है, वो साइन हमेशा मैच करता है कि ये साइन उसी पर्सन के हैं जिसके चेक पे है, अदरवाइज वो पेमेंट नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं कि बैंक नहीं पे करता है, फोर्स्ड साइन है या गलत फ्रॉड उसको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, प्रॉपर क्लोज्ड चेक नहीं है, तो बहुत सारे केसेस में क्या है बैंक नहीं पे करता, वो मना कर देता है कि या तो वो ड्रॉअर को कॉल करके पूछता है कि या आपने ही चेक भेजा है, तो इस केस में चेक बैंक स्ट्रिक्टली मना कर देता है। लास्ट, डिसऑनर, किन केसेस में चेक डिसऑनर हो जाता है? लो अकाउंट बैलेंस, बैलेंस ही नहीं है, हमने अकाउंट में का चेक, हमने चेक तो बना के दे दिया 10,000 का, फिर हमने देखा कि सिर्फ 1,000 रुपये पड़े हैं। बैंक ने देखा चेक तो मेरे पास आ गया जी बट 1,000 रुपये पड़े हैं, उस केस में वो डिसऑनर हो जाएगा क्योंकि अकाउंट में लो बैलेंस है। अकाउंट क्लोज, ऐसा कोई चेक आ गया जो पहले अकाउंट था बट अभी क्लोज हो चुका है, उस केस में चेक डिसऑनर हो जाएगा। मिसमैच ऑफ सिग्नेचर, मैंने अभी लास्ट पॉइंट आपको बताया है बैंक कब पे नहीं करता। हम पहले ऐसे साइन करते थे, सपोज करो अंकिता के साइन में पहले ऐसे करती थी, अब मैंने चेंज कर दिए। बैंक में अगर मैंने चेंज ऑफ सिग्नेचर का फॉर्म ही नहीं सबमिट किया कि मैं अपने साइन चेंज कर चुकी हूँ, बैंक के लिए तो मेरे यही साइन चल रहे हैं, तो बैंक उस केस में रिजेक्शन कर देगा अगर कोई भी पर्सन मेरे नाम का चेक उस बैंक में जाके दिखाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक के लिए मेरे ये साइन चल रहा है पर मैंने अपने साइन चेंज कर लिया। जब तक अगर आपने कोई भी साइन चेंज करके चेंज ऑफ सिग्नेचर का फॉर्म बैंक के पास अपडेट नहीं करवाया, अपडेट सिग्नेचर नहीं करवाया, बैंक आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो भी बैंक में जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स है वो सेफ रहती है, क्योंकि बैंक हमेशा तभी पेमेंट करता है जब उसको लगता है ये जेन्यून है, ये चेक जेन्यून है, ये कस्टमर जेन्यून है, जिसके अकाउंट में जाना है वो जेन्यून है। ऐसे नहीं कि कोई भी पर्सन चेक किसी का भी उठा के ले जाए और बैंक पेमेंट कर दे, नहीं। बैंक के लिए जेन्यून होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिसमैच ऑफ सिग्नेचर में क्या है, मना हो जाएगा। अगर बार बार किसी भी अकाउंट में डिसऑनर हो जाएगा तो क्या है, बैंक फाइन भी लगा सकते हैं, 5,000 को इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ। या तो उसको सबसे पहले फाइन लगेगा या 1 साल की इम्प्रिजनमेंट, या दोनों भी हो सकता है अगर बार बार चेक किया है डिसऑनर होना चाहिए। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, हमने अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन सेंड की है, गलत अकाउंट भर दिया, फ्रॉड साइन कर दिए, गलत डेट मेंशन कर दी, इन सब केसेस में डिसऑनर ऑफ चेक है। चेक आ गया उस पर कोई डेट नहीं है, तो इन सब केसेस में चेक क्या है, डिसऑनर हो जाएगा, हमें कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपको आज के सेशन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेरी है या आज के टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।